नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने प्रारंभ कर दिया था गुप्त वंश से। इससे पहले हमने प्रारंभ किया था मौर्य वंश से, और मौर्य वंश के हमने यहाँ पर वीडियो बना लिए थे, कंप्लीट 7 वीडियो बना लिए थे। इसी मौर्य वंश के हमें 1-2 दिन बाद के अंदर एक वीडियो लेकर आऊँगा। वहाँ से हम क्वेश्चनों से संबंधित, यहाँ पर जितने भी मौर्य वंश के क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद में हमने दोस्तों प्रारंभ कर दिया था गुप्त काल, और गुप्त काल का भी मैं यहाँ पर 2 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। आज हमारा वीडियो होगा यहाँ पर गुप्त काल के अंदर तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हमने देखा था कि स्थापत्य कला का प्रथम स्वर्णकाल भी किस काल को माना गया था? गुप्त काल को। स्थापत्य से संबंधित, स्वर्णकाल से संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे इतिहास के अंदर कि स्थापत्य कला का प्रथम स्वर्णकाल किसको बोला गया था? गुप्त काल को। स्थापत्य कला का द्वितीय स्वर्णकाल किसको बोला गया था दोस्तों? मुगल काल को बोला गया था। अगर किसी शासक का पूछता है तो वहां पर आएगा शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हमने इस गुप्त काल के अंदर देखो, हमने यहाँ पर 3 राजा पढ़ रहे थे दोस्तों। पहला राजा था हमारा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासन काल था 300 से 275 से लेकर 300 ईस्वी तक। इसके अंदर पूना ताम्रपत्र के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि श्रीगुप्त को गुप्त काल का संस्थापक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा राजा था कौन है? घटोत्कच। और इसके अंदर हमने देखा था 300 से लेकर 319 ईस्वी के अंदर हमने घटोत्कच के बारे में देखा था। घटोत्कच से संबंधित कोई क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नहीं बनता है दोस्तों। तीसरा राजा पढ़ा था हमने चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल माना गया था 319 से लेकर 335 ईस्वी। यहां से 3-4 क्वेश्चन हमारे चंद्रगुप्त प्रथम से बनते हैं दोस्तों। एक तो गुप्त काल का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बोला गया था? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक के नाम से यहां पर जाना गया था। इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? 319 ईस्वी के अंदर, अर्थात अपने राज्यारोहण के समय में एक संवत प्रारंभ किया था, और ये संवत था हमारा गुप्त संवत। तो गुप्त संवत प्रारंभ कब किया गया था? 319 ईस्वी के अंदर किया गया था, और ये प्रारंभ करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी के द्वारा पहली बार इतिहास के अंदर पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि दान करने वाला भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इसी के अंदर हमने देखे थे कि गुप्त वंश के अंदर सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इसी के अंदर यानी राजा और रानी प्रकार के सिक्के चलाने वाला भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद में हमने चौथा शासक प्रारंभ कर दिया था, कौन है? समुद्रगुप्त। 335 से लेकर 375 या 380। 375 क्यों मानते हैं यहाँ पर दोस्तों, और 380 यहाँ पर क्यों लिया गया है, इसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समुद्रगुप्त को एक तो भारत का नेपोलियन बोला गया था, क्योंकि अगर भारत के इतिहास के अंदर सर्वाधिक सैन्य व्यवस्था मानी जाए, सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था, तो वो किसकी मानी गई है? समुद्रगुप्त की मानी गई थी। क्योंकि इसे बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने भी यहाँ पर लगभग 100 युद्ध जीते थे, इसलिए नेपोलियन की तुलना की गई थी किससे? समुद्रगुप्त से। तीसरी बात यहां पर है कि इसकी विजयों की जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति से प्राप्त होता है? प्रयाग प्रशस्ति से इसकी विजयों की जानकारी प्राप्त होती है, और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कुल 7 श्लोकों का उल्लेख किया गया था, और ये रचयिता हरिसेन के द्वारा इनका लिखा गया था। इसी के अंदर हम देखे थे इसकी कुछ साम्राज्य विस्तार की नीतियां या इसके कुछ युद्ध। तो इसने एक तो उत्तर भारत में इसने कुल 9 राजाओं को पराजित किया था। उत्तर भारत के अंदर इसके 2 अभियान हुए थे।
प्रथम अभियान के अंदर उसने यहाँ पर 4 राजाओं को पराजित किया था और द्वितीय अभियान के अंदर इसने यहाँ पर 5 राजाओं को पराजित किया था। अर्थात उत्तर भारत के अंदर उसने कुल कितने राजाओं को पराजित किया था? 9 राजाओं को पराजित किया था। और वहां पर इसने एक नीति अपनाई थी, परसबोधरण की नीति, अर्थात जड़ मूल से नष्ट करने की नीति अपनाई थी। दक्षिण भारत विजय, दक्षिण भारत के अंदर इसने कुल 12 राजाओं को पराजित किया था और यहां पर भी एक इसने नीति अपनाई थी, राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति कौन सी नीति थी? राजग्रहण मोक्षानुग्रह, राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इसने दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति अपनाई थी। अर्थात एक बार उस राजा को पराजित करना है, उसी को वापस राजा बनाना है और वहां से क्या लेना है? कर के रूप में टैक्स लेते रहना है। तीसरी विजय थी इसकी आत्विक विजय। आत्विक विजय, आत्विक विजय का मतलब है जंगली राज्य, और ये जंगली राज्य थे उस समय हमारे विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर नागपुर से लेकर कोल्हापुर के मध्य आत्विक राज्य थे और इनकी संख्या यहाँ पर कुल कितनी बताई गई थी? 18। तो उसने उत्तर भारत के अंदर कुल कितने राजाओं को पराजित किया दोस्तों? 9 राजाओं को। दक्षिण भारत के अंदर उसने 12 राजाओं को पराजित किया था और आत्विक विजय यानी जंगली राज्य उसने कितने पराजित किए थे? यहाँ पर 18 जंगली राज्यों को भी इसने यहाँ पर पराजित किया था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी जो गणराज्य हैं यानी इसके अंदर हमारा राजस्थान भी शामिल है। क्या समुद्रगुप्त ने उत्तरी पश्चिमी गणराज्यों के ऊपर भी आक्रमण किया था या नहीं किया था? राजस्थान की कुल कितनी रियासतों के ऊपर इसका अधिकार हुआ था समुद्रगुप्त का? इसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। देखो, पश्चिमी गणराज्य, पश्चिमी गणराज्यों के ऊपर विजय, जहां से क्वेश्चन हमारा 2-3 बार यहां से क्वेश्चन भी बन चुका है। पिछले हमारे जो राजस्थान पुलिस थी इसके अंदर भी यहां से क्वेश्चन था, हमारे रीट के अंदर भी यहां से क्वेश्चन एक बार यहां पर आ चुका है दोस्तों। तो उसके बारे में देखते हैं। देखो, पश्चिमी गणराज्य विजय, पश्चिमी गणराज्य पर विजय, पर विजय। समुद्रगुप्त ने पश्चिमी राजाओं को कुल कितने राजाओं को इसने पराजित किया था? यहाँ पर 9 राजाओं को पराजित किया था, जिसमें से राजस्थान की भी 4 रियासत यहाँ पर शामिल की गई हैं। दोस्तों देखते हैं कि वो 9 यहाँ पर गणराज्य कौन से थे। इसके लिए इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, मा मैं के पास, मां मैं के पास। प्रथम एम से क्या बनाते हैं? मालव। मालव के अंदर हमारे राजस्थान की 2 रियासत आती हैं, टोंक और अजमेर, टोंक और अजमेर। ऐसे बनता है आर्जुन, आर्जुन। यहां पर आर्जुन के अंदर हमारी राजस्थान की ही 2 रियासत आती हैं, अलवार और भरतपुर, अलवार और भरतपुर। गुप्त काल के अंदर आर्जुन, अलवार और भरतपुर का जो क्षेत्र था इसको हम गुप्त काल के अंदर किस नाम से जाना जाता था? आर्जुन के नाम से। फिर एम से बनता है मद्रक, ये क्षेत्र आता है हमारा पंजाब के अंदर। फिर वाई से क्या बनता है? योद्धे क्षेत्र, योद्धे क्षेत्र। और ये योद्धे क्षेत्र किसको बोला जाता है? दिल्ली के समीप के क्षेत्र को, दिल्ली के समीप के क्षेत्र को। ये क्वेश्चन हमारा राजस्थान पुलिस के अंदर था। क्वेश्चन ऐसा था हमारा अभी राजस्थान पुलिस के अंदर कि योद्धे क्षेत्र भारत के उत्तर भारत में है
या दक्षिण भारत के अंदर है, या पश्चिमी भारत में था, या पूर्वी भाग के अंदर है। तो हमको अगर ये पता होना चाहिए कि युद्ध क्षेत्र किसको बोला जाता था गुप्त काल के अंदर। तो युद्ध क्षेत्र, हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? युद्ध क्षेत्र। दिल्ली हमारे भारत के अंदर अगर दिशाओं की तरफ देखें तो ये हमारे उत्तर भारत के अंदर है। तो युद्ध क्षेत्र उस समय उत्तर भारत के अंदर स्थित था। कैसे बनता है? के काक, ये हमारा एमपी के अंदर पड़ता है। कैसे बनता है? फिर दूसरा कैसे? खारे परेत, ये भी हमारे एमपी के अंदर है। पीछे बनता है प्रार्जुन, इस पीछे क्या बना? प्रार्जुन, ये भी हमारे एमपी के अंदर आता है। ऐसे क्या बनता है? आमेर, एमपी में है ये क्षेत्र भी हमारा। और ऐसे बनता है सन कानिक, सन कानिक, ये क्षेत्र भी कहाँ पर पड़ता है? हमारा एमपी के अंदर। तो समुद्रगुप्त ने पश्चिमी गणराज्यों के अंदर यहाँ पर कुल कितने रियासतों को उसने पराजित किया था? 9 रियासतों को पराजित किया था। और इसके अंदर हमारे राजस्थान की भी कुल कितनी रियासतें आ रही थी? 2 रियासतें आ रही, 4 रियासतें आ रही थी। एक तो मालव क्षेत्र जिसके अंदर अजमेर और टोंक क्षेत्र को बोला गया है, आर्जवेन जिसके अंदर अलवर और भरतपुर क्षेत्र को माना गया था। तो दोस्तों ये तो था समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार के नीति के तहत उसने जो दिग्विजय नीति अपनाई थी, जिसके तहत उसने लगभग यहाँ पर भारत के अंदर 100 राज्यों को पराजित किया था, जिनमें मैंने आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बता दिए हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा और भी बनता है यहाँ पर कि समुद्रगुप्त के समकालीन शासक कौन कौन से थे? समुद्रगुप्त की कौन सी उपाधि है? समुद्रगुप्त ने यहाँ पर कुल कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे, या उसने प्रचलन के अंदर सर्वाधिक सिक्के कौन से चलाए थे? क्या समुद्रगुप्त के अंदर भी इसने किसी बौद्ध भिक्षु को भी यहाँ पर उसने शरण दे रखी थी? इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो, समुद्रगुप्त के समकालीन शासक, समुद्रगुप्त के समकालीन शासक, समकालीन शासक, समुद्रगुप्त के समकालीन शासक कौन कौन से थे? इसके अंदर हम देखते हैं। समुद्रगुप्त के समकालीन शासक था श्रीलंका का मेघवर्ण। मेघवर्ण, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि समुद्रगुप्त के समकालीन लंका का शासक कौन था? मेघवर्ण था। शक शासक कौन था? शक शासक था रुद्र सिंह तरती। रुद्र सिंह तरते था। समुद्रगुप्त रुद्र सिंह तरते से पराजित इसको नहीं कर पाया था, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड था, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वो इस शासक रुद्र सिंह तरते के क्या कर देता है? पराजित कर देगा। तीसरा देखते हैं यहाँ पर कुषाण वंश। उसमें यहाँ पर कौन सा वंश चला था? कुषाण वंश। तो इस कुषाण वंश के अंदर भी समुद्रगुप्त के समकालीन शासक कौन था? केदार कुषाण। केदार कुषाण था, ये केदार कुषाण था। तो समकालीन समुद्रगुप्त के समकालीन लंका का शासक कौन है? मेघवर्ण था। शक शासक कौन हुआ? रुद्र सिंह तरते था। कुषाण वंश का शासक कौन था? केदार कुषाण था। इनके समकालीन शासक थे। तीसरी अगर हम बात करें कि इस समुद्रगुप्त ने कौन कौन से, यानी यहाँ पर उसने कुल कितने प्रकार की मुद्रा प्रचलित की थी, तो इसने 6 प्रकार की यहाँ पर मुद्रा प्रचलित की थी। समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश का वह शासक है जिसने सर्वाधिक प्रकार की मुद्राएं प्रचलित की थी, तो वो कौन होगा? हमारा समुद्रगुप्त ने यहाँ पर 6 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित की थी। तीसरी बात देखते हैं, ये समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था। वीणा वादक। 2 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। वीणा वादक कौन था? जो वीणा बजाया करता था, वह शासक जो वीणा बजाता था, वो एक तो कौन है? हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। नंगाड़ा, नंगाड़ा बजाने वाला शासक कौन था?
अकबर था, जिसको अशिक्षित शासक के नाम से जाना जाता है। वीणा के ऊपर रोक लगाने वाला कौन था? औरंगजेब था। उसने वीणा वादन के ऊपर, उसने स्वयं भी वीणा वादक था, लेकिन ये उसे क्या कर दी थी, औरंगजेब ने यहाँ पर वीणा के ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये दो क्वेश्चन हमारे काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि वह शासक जो वीणा बजाया करता था, तो वह कौन हो गया? समुद्रगुप्त। वह शासक जो नगाड़ा बजाता था, वह शासक कौन है? अकबर। अब ये वीणा बजाता था या नहीं बजाता था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? क्योंकि इसने सर्वाधिक प्रकार की मुद्रा प्रचलित की है, तो इसके सिक्कों से, समुद्रगुप्त के सिक्कों से हम ये बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था। ये इसकी एक तस्वीर दिखाई गई है सिक्कों के ऊपर कि ये स्वयं वहां पर वीणा बजा रहे। तीसरी बात देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ गुप्त वंश का वह शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वह अश्वमेध यज्ञ शासक कराने वाला भी कौन था? हमारा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने एक बौद्ध भिक्षु था, वसुबंधु, बौद्ध भिक्षु वसुबंधु, बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को इसने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। वह बौद्ध भिक्षु वसुबंधु जिसको शरण दे रखी थी, तो शासक का नाम पूछेगा तो हमारा कौन हो जाएगा? यहाँ पर समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने कुछ 2-3 यहाँ पर उपाधियां धारण कर रखी थी। एक तो कविराज, कविराज के नाम से जाना जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त स्वयं एक कवि भी था। एक इसको बोला गया है अप्रतिरथ, अप्रतिरथ, और एक बोला गया है व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है। कविराज भी बोला गया है समुद्रगुप्त को। दूसरे अगर देखें तो अप्रतिरथ के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे व्याघ्र पराक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 उपाधियां होगी हमारे समुद्रगुप्त की। अब दोस्तों देखते हैं इसका शासनकाल कि 375 क्यों मानते हैं और 380 क्यों मानते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। ये हमारा फैक्ट है हमारे किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। अब 375 क्यों मानते हैं और 380 क्यों मानते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर हमारे इतिहास के अंदर विवाद है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखो चर्चा कर लेते हैं एक बार। समुद्रगुप्त शासनकाल 335 से 375 या 380। 375 क्यों मानते हैं यहां पर और 380 क्यों मानते हैं? देखो समुद्रगुप्त के पुत्र थे 2। एक का नाम था रामगुप्त, बड़ा पुत्र कौन था? रामगुप्त था। छोटा पुत्र चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जिसको विक्रमादित्य इसकी उपाधि का नाम है, ये चंद्रगुप्त सेकंड था। 375 के अंदर समुद्रगुप्त की हो जाती है मृत्यु। अब बड़ा लड़का यहां पर क्या बनेगा? रामगुप्त यहां पर शासक बनेगा। रामगुप्त एक कायर शासक था, इसलिए गुप्त अभिलेखों के अंदर, गुप्त जो वंशावली है इसके अंदर रामगुप्त का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। गुप्त अभिलेखों में रामगुप्त का उल्लेख नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रामगुप्त एक कायर शासक था। इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। रामगुप्त के समय में क्या हुआ था? यवन जो हमारे पश्चिमी ईरान से संबंधित एक जाति थी, यवन जाति, इन्होंने रामगुप्त के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो उसने या उन्होंने यहाँ पर रामगुप्त के ऊपर शर्त लगाई थी, या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो या फिर ध्रुव देवी हमारे पास में भेज दो। तो रामगुप्त ने क्या किया था? ध्रुव देवी का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ध्रुव देवी कहाँ पर चली जाती है? चंद्रगुप्त सेकंड के पास में चली जाती है। और चंद्रगुप्त सेकंड ध्रुव देवी के वेश में कहाँ पर पहुंच जाता है? यवनों के पास में पहुंच जाता है और यवनों का ये चंद्रगुप्त सेकंड नाश कर देता है।
है, बाद में इसको रामगुप्त को भी क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। और ध्रुवदेव के साथ में चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, विवाह किया था। इसलिए गुप्त अभिलेखों के अंदर इस रामगुप्त का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इसका उल्लेख